नमस्कार। मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चों के लिए है। जैसे बीएससी पार्ट के फर्स्ट के जो बच्चे हैं वो जानते हैं कि अपन पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं। उस पेपर सेकंड में आज अपन एक नए यूनिट का शुभारंभ करते हैं, यूनिट फोर्थ, जो कि इस पेपर का सबसे लास्ट यूनिट है। इसमें यूनिट फोर्थ के अंदर सबसे पहले जो एक टॉपिक है जिसको अपन ले रहे हैं वो है डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको हिंदी में अपन विस्थापन धारा कहते हैं। बच्चों, ये विस्थापन धारा क्या होती है इसके बारे में पहले अपन जानकारी लेंगे और इस पर 1.5-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। विस्थापन धारा को समझने के लिए यहाँ अपन ने एक संधारित्र बनाए हैं। संधारित्र की 2 प्लेटें हैं जिनको प्लस माइनस से बताया गया है चित्र 1 के अंदर। इसी चित्र 2 में भी इसी संधारित्र को बताया गया है। चित्र 1 के अंदर जो संधारित्र बताया गया है इससे कुछ दूरी पे कोई बिंदु P स्थित है और इस P बिंदु से एक सरफेस PP डैश को अपन ने इनसर्किल किया है। इस संधारित्र की इस प्लेट से संबंधित जो कनेक्शन है उसमें IT धारा बह रही है। ये IT धारा समय पर निर्भर है, मतलब समय के अनुसार बदलती रहती है। और ये जो वृत्त बनाया है इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। छात्रों, अपन ये देखना चाहेंगे कि अलग अलग आकृति होने से किसी बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या एक ही रहता है या अलग अलग रहता है। जैसा कि एम्पियर के नियम को भी साथ में काम में लेंगे, अपन उससे निकालने की कोशिश करेंगे। चित्र 2 में अगर आप देखो तो इस चित्र 2 में वही PP डैश जो बिंदु हैं इसको एक ऐसी सरफेस से कनेक्ट किया गया है जो कि एक तरह से अपन कह सकते हैं एक मटकी के आकार की है अपने पास। इस संधारित्र के सेंटर के अंदर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसको पता है अपने को, इसका मान वेक्टर E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप, जो कि इस प्लेट के तल के लंबवत होता है। अब अपन ये जानकारी देखते हैं कि एम्पियर का जो परिपथी नियम है जिसको अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके अनुसार इंटीग्रेशन B.dl = μ0I के द्वारा बताया जाता है कि जैसे समीकरण 1 के अंदर अपन ने देखा है, किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर निकालें अपन, उसके चुंबकीय क्षेत्र का अगर मान निकालें किसी बिंदु P पे, तो उस क्षेत्र पर हम उपरोक्त दोनों चित्रों की सहायता से किस प्रकार से ज्ञात करेंगे इसको मैं आगे यहाँ डिस्कस करेंगे। चित्र फर्स्ट को देखते हैं। इसके अनुसार एम्पियर के नियम अगर काम में लें अपन, तो छात्रों यहाँ जो इंटीग्रेशन है वो बंद पथ के लिए हो गया B.dl, और पूरा जो बंद पथ है वो एक्चुअली में इसकी परिधि हो गई जिसको अपन 2πr कहेंगे। r इसकी त्रिज्या है अपने पास, और ये मान अपन चूंकि μ0I के द्वारा अपन बता सकते हैं। I जो है धारा है जो T पे डिपेंडेंट है। इससे B का मान निकालें तो समीकरण 2 के अनुसार अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसी को अगर अपन चित्र सेकंड के अंदर अपन देखें छात्रों, तो सेकंड के अंदर ये जो डायग्राम लिया है अपन ने, कौन सा, PM P', इस पर विचार करें तो इस पे विचार करने पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वही B2πr μ0IT = 0। IT ये जो 0 इसलिए लिखा है क्योंकि इस पृष्ठ PM में कोई विद्युत धारा नहीं बह रही है, इसलिए बहती हुई अपेक्षित भी नहीं हो रही है, इसलिए IT का मान 0 होने से ये इक्वेशन 0 हो गई। और इससे अगर B की वैल्यू निकालें अपन तो B की वैल्यू जो है 0 के बराबर आती है। अब अपन ये देखें कि समीकरण 2 और समीकरण 3 जो है वो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए विरोधाभास बताते हैं, क्योंकि वही बिंदु वही है P, लेकिन आकृतियाँ चेंज कर दी अपन ने, उससे B की वैल्यूज़ चेंज हो रही है। तो ये विरोधाभास बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि एम्पियर के नियम में कहीं ना कहीं कुछ और भी संगति है, या उसको अपन दूर कर सकते हैं, या ये जो B का मान आ रहा है ये एम्पियर के नियम के संगत नहीं आ रहा है। ऐसी अवस्था में इसको पता लगाने के लिए हम ये कहते हैं कि प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान वेक्टर E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप के द्वारा बताया जाएगा। और सिग्मा का मान क्या है, Q/A। Q टोटल आवेश है और A क्षेत्रफल है, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को अपन ने सिग्मा कहा गया है। और n कैप जो है ये पृष्ठ के लंबवत बता रहा है विद्युत क्षेत्र को। इसलिए Mn पृष्ठ से समय t पर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है
जिसको अपन फाई ई टी होता है, इसको इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए और 1/ε0 और डी ए जो इंटीग्रेशन है टोटल क्षेत्रफल कितना हो सकता है कैपिटल ए, ई का मान रख दिया ऊपर से, तो अपने को समीकरण 4 मिल जाती है। इस समीकरण 4 के बाद अगर अपन संधारित्र के प्लेटों पर आवेश Q समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, जिसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/ε0 डी क्यू अपॉन डी टी, और फाई की वैल्यूज़ रख दें अपन और या एप्सिलन की अपन लेफ्ट हैंड में ले लें इसको, तो ये समीकरण 5 मिल जाती है जो कि आवेश परिवर्तन की दर है। और ये अपन जानते हैं छात्रों कि ये जो आवेश परिवर्तन की दर है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको धारा बोलते हैं, करंट के नाम से ये जानी जाती है। उपरोक्त समीकरण में एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी जो बीमा है एक्चुअली में धारा की बीमा हो गई है, और इसलिए संधारित्र के पेटों के मध्य परिवर्तनशील विद्युत फ्लक्स के द्वारा धारा उत्पन्न होती है, और इससे मैक्सवेल ने इस धारा का नाम दिया, क्या नाम दिया इसका, विस्थापन धारा। ये जो धारा प्रोड्यूस हो रही है फ्लक्स के परिवर्तन के कारण प्लेटों के मध्य जो धारा प्रोड्यूस हो रही है इसको कहा उसने विस्थापन धारा, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, और आईडी से इसको डिफाइन किया, और इस आईडी का मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, और एफ फाई की वैल्यूज रख दी है कैपिटल ई ए। तो ये जो आईडी का मान है छात्रों, ये समीकरण 6 के द्वारा अपन बता सकते हैं, जहाँ पर जो कैपिटल डी है उसकी वैल्यू अपन ने एप्सिलॉन नॉट ई से बताया, जिसको कि अपन विस्थापन सदिश कहते हैं। इससे इस धारा से अपन विस्थापन धारा घनत्व निकाल सकते हैं, और ये अपन जानते हैं कि विस्थापन धारा घनत्व जब निकालते हैं तो इस धारा में क्षेत्रफल का भाग दिया जाएगा। तो आईडी अपन विस्थापन धारा घनत्व है, आईडी की वैल्यू समीकरण 6 से रख दें, तो अपन जो विस्थापन धारा घनत्व है वो डी कैपिटल डी अपॉन डी टी, जो कि समीकरण 7 के द्वारा अपन इसको बता सकते हैं। अतः चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत केवल आवेश प्रवाह के कारण उत्पन्न विद्युत धारा ही नहीं होती है, वरन समय के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र या विस्थापन सदिश से जो विस्थापन सदिश क्षेत्र के परिवर्तन की दर भी होती है। अब अपन देखें कि भाई ये तो दो धारा हो गई, एक तो बाहर बह रही थी चालक के कारण जिसको कि अपन आईसी कहते हैं, और एक विस्थापन धारा जो कि आईडी उत्पन्न होगी। तो इसलिए टोटल धारा जो होगी वो अपन उसको क्या बताएंगे, कैपिटल आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी के द्वारा बताएंगे। संधारित्र के ये जो उपरोक्त उदाहरण में अगर हम इसके संधारित्र के बाहरी क्षेत्र में देखें अपन टोटल धारा कितनी बहेगी, तो चूंकि बाहरी क्षेत्र में विस्थापन धारा का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आई का मान हुआ 0, इसलिए आई जो है वो आई सी के बराबर होगी, जैसा कि समीकरण 9 में बता रहे हैं अपन। लेकिन इसके विरुद्ध प्लेटों के मध्य अगर टोटल धारा निकालें तो चूंकि प्लेटों के मध्य जो है वो आईसी नहीं बह रही है, इसलिए आईसी 0 हो गई, लेकिन वहाँ पे नई धारा जो प्रोड्यूस हो रही है छात्रों वो कौन सी हो रही है, वो हो रही है आईडी। इसलिए यहाँ इक्वेशन 10 मिलती है, आई इज इक्वल टू आई डी। और अगर अपन इसको इस समीकरणों को लिखें अपन, ये फाई इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई इज इक्वल टू म्यू नॉट, और चूंकि आई की वैल्यू क्या है आई सी प्लस आई डी, तो ये जो समीकरण 11 मिलती है, ये समीकरण 11 जो है अपन इसको कह सकते हैं कि एम्पियर मैक्सवेल का नियम कहलाती है। मतलब एम्पियर के नियम में मैक्सवेल का नियम भी ऐड कर दिया, तो जो नई समीकरण मिली वो क्या कहलाती है, एम्पियर मैक्सवेल का नियम, जैसा कि समीकरण 11 से यहाँ प्रदर्शित है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चंस में अगर ये आ जाए आपके सामने कि एम्पियर मैक्सवेल के नियम को सिद्ध कीजिए, निकालिए, उसका व्यंजन उत्पन्न कीजिए, तो ये सारी चीज़ें अपने को बतानी पड़ेगी। तो इस तरह से अपन ने देखा कि विस्थापन धारा क्या होती है। बच्चों अब विस्थापन धारा देखने के बाद अपन जो है एक दूसरा टॉपिक जिसको कि मैक्सवेल समीकरण कहते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देखेंगे अपन कि क्या होती है मैक्सवेल समीकरण। तो मैक्सवेल समीकरण एक्चुअली में सन 1862 में मैक्सवेल ने विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के 4 नियम बताए थे। पहला विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम बताया उसने, और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम बताया, फिर फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम बताया, और फिर एम्पियर का परिपथीय धारा का नियम बताया। तो इन नियमों को काम में लेके कुछ समीकरण उसने बताए जिनको मैक्सवेल की समीकरण कहा जाता है। सबसे पहले मैक्सवेल का प्रथम नियम। अब ये समीकरण जो बताई इसमें जो पहले अपन पढ़ चुके हैं उन्हीं चीज़ों को अपन ने यहाँ काम में लिया है। मैक्सवेल का प्रथम समीकरण क्या है, तो अपन ये जानते हैं कि मैक्सवेल का प्रथम समीकरण विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस के नियम से प्राप्त किया जा सकता है,
अब गाउस का नियम क्या है? गाउस के नियम अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स का भाग उस पृष्ठ द्वारा परिवर्त कुल आवेश का 1/ε के गुणे के बराबर होता है। ये गाउस का नियम है जिसको अपन जानते हैं और इसको समीकरण 1 से अपन बता सकते हैं फाई का मान। और इस समीकरण को अपन समीकरण 2 के द्वारा अगर संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स लिखेंगे छात्रों, तो इसको फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए के द्वारा अपन बता सकते हैं। यहाँ पे जो समाकलन का है वो बंद पृष्ठ के पूर्ण क्षेत्रफल पे समाकलन को व्यक्त करता है। यदि बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश सतत रूप से वितरित हो और आयतन आवेश घनत्व रो हो तो बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश को अपन समीकरण 3 से बता सकते हैं। और इसको अपन समीकरण 2 तथा 3 को एक में रखेंगे तो अपने को समीकरण 4 मिलती है। ये जो समीकरण 4 है ये मैक्सवेल के प्रथम समीकरण का समाकलन रूप है। अगर इसी समीकरण को अवकलन रूप में लिखें अपन तो अवकलन नियम के लिए गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय अपन काम में लेते हैं और गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय को काम में लेते हुए समीकरण 5 की सहायता से समीकरण 6 अपन प्राप्त कर सकते हैं। इसे अपन मैक्सवेल के प्रथम समीकरण का अवकल रूप कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ मैक्सवेल के एक तो समाकलन के समीकरण और मैक्सवेल की ही अवकल समीकरण, इन दोनों को अपन लिख सकते हैं और ये मैक्सवेल का प्रथम समीकरण ही कहलाता है। इसके साथ अगर मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण के बारे में बात करें छात्रों, तो मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस के नियम से ही प्राप्त किया जा सकता है। और अपन जानते हैं कि ये क्या होता है, बंद पृष्ठ से निर्गत परिणामी चुंबकीय फ्लक्स अर्थात कुल बल रेखाओं की संख्या का मान 0 के बराबर होता है। इसलिए अपन फाई बी इज इक्वल टू 0 के द्वारा बता सकते हैं, जो कि अपन समीकरण 1 के द्वारा बता रहे हैं। विद्युत फ्लक्स के समान चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से समीकरण 2 लिख सकते हैं। इसलिए इससे अपने को समीकरण ऊपर की वैल्यूज अगर रख दी समीकरण 1 और 2 से अपन समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार हम ये जानते हैं, जो कि अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, कि पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में परिवर्तित कर सकते हैं। इसको अपन समीकरण 4 के द्वारा बता सकते हैं। छात्रों, समीकरण 4 की वैल्यू को अगर 3 में रख देंगे तो अपने पास जो नेक्स्ट समीकरण है 5 प्राप्त हो जाती है, जिसको अपन मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण का समाकलन रूप में अपन बता सकते हैं। तो समीकरण जो 3 है वो तो हो गई समाकलन रूप इसमें, और समीकरण 5 चूंकि डाइवर्जेंस आ रहा है यहाँ, इसलिए इसको अपन क्या कह सकते हैं, अवकल समीकरण हो गई। तो इस तरह से मैक्सवेल की 2 समीकरण और निकाल लिए अपन ने, जिनको द्वितीय समीकरण कहा जाता है। एक उसका समाकलन रूप हो गया द्वितीय समीकरण का, और दूसरा द्वितीय समीकरण का ही अवकल रूप हो गया। मैक्सवेल का तृतीय समीकरण विद्युत फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम से प्राप्त किया जाता है। अब सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार अपन कह सकते हैं कि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार की होती है छात्रों कि वे चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का क्या करें, विरोध करें। और विद्युत फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम को अपन समीकरण 1 के द्वारा बता सकते हैं। और इस समीकरण 1 को किसी परिपथ सी के अनुदिश एकांक धनावेश को अगर काम करें अपन लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। इसको समीकरण 2 में लिख सकते हैं अपन, और इनसे अपन समीकरण 3 प्राप्त कर सकते हैं। समीकरण 2 तथा 3 को 1 में रखें तो समीकरण 4 मिल जाती है। और समय टी तथा क्षेत्रफल ए दोनों स्वतंत्र चर राशि होने के कारण समाकलन तथा अवकल संकारकों का अगर प्रतिस्थापित करें तो अपने को समीकरण 5 जो कि समाकलन का रूप है, और समीकरण 7 जो कि मैक्सवेल के तृतीय समीकरण का कौन सा रूप है, अवकल समीकरण है। तो इस तरह से अपन इन समीकरणों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के आधार पे अपन को मैक्सवेल का जो है चतुर्थ समीकरण निकालें तो मैक्सवेल का जो चतुर्थ समीकरण है छात्रों एम्पियर के परिपथीय नियम से प्राप्त किया जाता है। और एम्पियर के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा समाकलन है बंद पथ द्वारा घेरे गए क्षेत्र से गुजरने वाली कुल धारा आई के म्यू के गुणे के बराबर होता है। इसलिए इसको अपन समीकरण 1 के द्वारा बता सकते हैं। यदि धारा घनत्व या धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल J है तो बंद पथ C से घिरे क्षेत्रफल S से गुजरने वाली धारा का मान होगा
जो कि I द्वारा बताया जाएगा समीकरण 2 के द्वारा। समीकरण 2 को 1 में रखेंगे तो समीकरण 3 मिल जाती है। स्टोक के कल प्रमेय के अनुसार समीकरण 3 के रेखा समाकलन को अगर पुष्ट समाकलन में बदल दे तो समीकरण 4 मिल जाती है। समीकरण 3 तथा 4 की छात्रों अगर तुलना करेंगे अपन तो अपने को समीकरण 5 मिल जाती है। अब ये जो समीकरण 5 मिल गई, इसमें एम्पियर के नियम की असंगति तथा मैक्सवेल ने क्या संशोधन किया उसको भी निकाल सकते हैं। तो समीकरण 5 का दोनों तरफ डाइवर्जेंस ले तो समीकरण 6 मिल गई। और हम ये भी जानते हैं कि सदिश क्षेत्रों के लिए सदिश के कल का डाइवर्जेंस जो है 0 के बराबर होता है। चैप्टर 1 और 2 में अपन ये बात कर चुके हैं। अतः समीकरण 7 और 6 से समीकरण 8 मिल गई अपने को। और परंतु सातत्य मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जो इक्वेशन है उसके अनुसार अपन जानते हैं कि उसको समीकरण 9 के द्वारा अपन बता सकते हैं। अगर इसकी तुलना करने पर हम देखते हैं दो बातें आपने को देखने को मिल रही है। एक, एम्पियर के नियम से प्राप्त अवकल समीकरण 5 में केवल स्थायी धारा जिसको मतलब डेल रो अपन डेल टी इक्वल टू 0 या रो इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए वैध है, जबकि दूसरे शब्दों में एम्पियर का नियम केवल स्थिर धारा का चुंबकीय क्षेत्र के संबंध स्थापित करता है, परंतु वे धाराएं जो विद्युत क्षेत्र के समय के सापेक्ष परिवर्तन से उत्पन्न होती है उसके लिए समीकरण 5 वैध नहीं रहता है। इसलिए इस एम्पियर के नियम का सातत्य समीकरण में विरोधाभास प्रतीत होता है। और ऐसी अवस्था में अपन क्या करेंगे कि धारा घनत्व का पहला भाग ये अपन कह सकते हैं कि मैक्सवेल ने ये तर्क दिया था कि कुल जो धारा घनत्व है जे दो धारा घनत्वों से मिलकर बना हुआ माना सकता है। पहला धारा घनत्व का पहला भाग जे एफ माध्यम में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के स्वतंत्र प्रवाह से उत्पन्न होता है, जैसे कि धारा का भी देखा था अपन आई से जिसको बताया था, इसे मुक्त धारा घनत्व भी कहते हैं। और धारा घनत्व के दूसरे भाग को विस्थापन धारा घनत्व जे डी के द्वारा बताते हैं। ये धारा घनत्व विद्युत क्षेत्र के समय के सापेक्ष परिवर्तित होता है। इसलिए टोटल धारा घनत्व को जे एफ प्लस जे डी के योग से बता सकते हैं, जो कि समीकरण 10 है। समीकरण 5 को संशोधित रूप में लिखने पे अपन इस तरह से लिख सकते हैं, और डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी और दोनों तरफ डाइवर्जेंस लें तो समीकरण 11 मिलती है। और सातत्य समीकरण को काम में लें और उसको काम में लेने पे अपने को समीकरण 12 और मैक्सवेल के प्रथम समीकरण का उपयोग करने पे ये समीकरणें अपने को प्राप्त होती हैं। या अगर इसके अंदर नीचे देखें अपन तो इनको अपन काम में लें और जे डी इक्वल टू डेल डी पार्शियल डिफ्रेंशिएशन डी अपॉन डी टी के को काम में लें तो इससे अपने को दो समीकरणें प्राप्त होती हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको समीकरण 14 और समीकरण 15 से बताई गई हैं। ये दोनों समीकरण मैक्सवेल की चतुर समीकरण कहलाती है। समीकरण 14 समाकलन रूप कहलाता है और समीकरण 15 जो है डाइवर्जेंस रूप कहलाता है। यहाँ मैंने दो टेबल और बताई है बच्चों। एक टेबल जो फर्स्ट है वो अवकल रूप में मैक्सवेल के चारों नियमों को बता रही है कि दो नियम गाउस से, एक फेराडे से और एक एम्पियर परिपथीय नियम से निकाल सकते हैं अपन है। और परावैद्युत माध्यम में क्या होगी, निर्वात में क्या होगी, मुक्त अवस्था में क्या होगी और स्थिर क्षेत्र में इसको कैसे बताया जाएगा। दूसरा समाकलन रूप की ये नियमों को डाइवर्जेंस के अलावा समाकलन अवकल की जगह अगर समाकलन के रूप में लिखें तो इनको किस तरह से बताया जाएगा। 2019 में भी इन समाकल के रूपों को पूछा गया था, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इन टेबलों को अच्छी तरह याद कर लें, जिससे कि आपको ये कंठस्थ याद हो जाए। और इस पर इन दोनों टॉपिकों को मिला के एक बड़ा क्वेश्चन 3.5-4 नंबर का भी बन सकता है। इसलिए इन टॉपिकों की कितनी इम्पोर्टेंस है अपने को इसमें ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में आपको दूसरे नए टॉपिक के बारे में जानकारी मैं दूंगा।